Hello students, good morning. So here we are going to start with the waves. हम लोग यहाँ पे तरंगों की बात करने वाले हैं, नया चैप्टर। और क्या होती है तरंगे? यदि किसी माध्यम में कुछ डिस्टरबेंस यानी कि विक्षोभ उत्पन्न किया जाए और वो विक्षोभ माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने लगे यानी कि गति करने लगे, तो इस विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रस्सी है, ये रस्सी है। आपने क्या किया, इसके इस एंड को जरा सा झटका देके छोड़ दिया, ठीक है। आपने ऊपर ले गए और ले जाके वापस नीचे ले आए, यानी कि एक झटका देके छोड़ दिया, राइट। तो क्या होगा, आपने इस एंड को, रस्सी के इस एंड को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि इसमें विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। और अब क्या होगा, एक तरंग उत्पन्न होगी जो इसमें थोड़ी समय बाद यहां पर होगी और थोड़ी समय बाद यहां पर होगी, फिर थोड़ी समय बाद यहां पर होगी, यानी कि ये विक्षोभ जो यहां पे उत्पन्न किया गया था ये आगे तक गति करेगा, संचरित होगा, राइट। तो इस विक्षोभ को हम क्या कहेंगे? तरंग। अगर आप कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न करें और वो गति ना कर रहा हो तो उस विक्षोभ को तरंग नहीं कहेंगे। एक ऐसा विक्षोभ जो माध्यम में, या माध्यम कौन है? रस्सी। एक ऐसा विक्षोभ जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो उसे तरंग कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे बोला, फिर से बोला, मैंने कुछ साउंड प्रोड्यूस की। उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, उस ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए मैंने मेरे मुंह का उपयोग किया और मुंह के, गले के और जीभ के उपयोग से मैंने माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न किया, एक डिस्टर्बेंस, राइट। और वो ध्वनि आपके कानों तक पहुंची और फिर और आगे जा सकती है या ना। तो क्या हुआ, जो विक्षोभ मैंने यहां पे उत्पन्न किया वो वायु माध्यम से होता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। और ध्वनि उत्पन्न हुई है और ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हुई है तो उसको क्या कहेंगे? ध्वनि तरंगे कहेंगे। ये सुनो, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्थिर तालाब में, स्थिर तालाब मतलब हवा नहीं चल रही है, वहां पे पानी है और पानी में किसी तरह की तरंगे या लहरें उत्पन्न नहीं हो रही हैं। स्थिर तालाब में, इस स्थिर पानी में एक आपने पत्थर गिराया, तो पत्थर गिराने के कारण आपने माध्यम को क्या किया? डिस्टर्ब कर दिया, उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। और थोड़ी बहुत देर बाद क्या देखेंगे आप, उसके चारों तरफ कुछ वृत्ताकार तरंगें उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं, यानी कि वो विक्षोभ वहां पे केंद्र पर उत्पन्न हुआ और चारों तरफ संचरित होने लगा। क्या कहलाएंगी? तरंगे। यदि माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने लगे तो इस विक्षोभ को तरंगे कहते हैं। यस, नंबर एक बात। नंबर दो, तरंग संचरण के दौरान क्या क्या होता है? तरंग संचरण यानी कि तरंग के वाहन के दौरान या तरंग की गति के दौरान माध्यम के सभी कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करते हैं? दोलन करने लगते हैं, राइट। और उन दोलनों के माध्यम से माध्यम का प्रत्येक कण क्या करता है? अपनी ऊर्जा तरंग संचरण की दिशा में अपने निकटवर्ती कण को पूर्णतः स्थानांतरित करता है और वो वाला कण दोलन करने लगता है। फिर वो अगला कण, निकटवर्ती कण, वो दोलन करता है और दोलन के माध्यम से अपनी ऊर्जा अपने निकटवर्ती कण को स्थानांतरित करता है और वो अपने निकटवर्ती कण को स्थानांतरित करता है और वो अपने निकटवर्ती कण को अपनी ऊर्जा पूर्णतः स्थानांतरित कर देता है। यस, यानी कि यहां पे जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ था वो विक्षोभ माध्यम में यहां से आगे तक निरंतर संचरित होने लगा, क्योंकि इस यहां पे विक्षोभ के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न की गई थी वो ऊर्जा एक कण को, फिर दूसरे कण को, फिर तीसरे कण को, फिर चौथे कण को, फिर और संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में निरंतर माध्यम के कणों को स्थानांतरित हो रही थी। यस, इस बात को अपन एक तरीके से ऐसा समझते हैं। मैं फिर से वापस रस्सी की बात करूंगा पर रस्सी की अलग अलग बात करूंगा, ठीक। अभी t बराबर 0 पर ये रस्सी यहां पे बंधी हुई है, एक ही रस्सी है, एक ही केस है, बस मैं अलग अलग समय पर इसकी ये कैसे, ये रस्सी कैसी दिखाई देगी वो बात कर रहा हूं, राइट। इस रस्सी के एक सिरे को मेरे को क्या कराना है? दोलन कराना है, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन कराना है। दोलन कैसे कराते हैं? दोलन को आप 4 समान हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक चक्र पूर्ण होने में मैंने 4 हिस्से कर दिए। अगर इसका दोलन का आवर्तकाल कैपिटल T हो तो माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक जाने का समय T/4, चरम स्थिति से फिर माध्य स्थिति तक आने का समय T/4, ऋणात्मक चरम तक जाने का समय भी T/4 और ऋणात्मक चरम से वापस माध्य स्थिति तक आने का समय भी T/4, 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 राइट।
मैंने t बराबर 0 पे रस्सी के इस सिरे को धनात्मक चरम स्थिति की ओर जाने के लिए ऊर्जा दी, राइट। ये कण क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी को ऊर्जा देगा, वो कण क्या करेगा, अपने पड़ोसी को ऊर्जा देगा, अगला कण अब ये अपने पड़ोसी को ऊर्जा देगा, और ये अपने दी गई ऊर्जा माध्यम के अन्य कणों को स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगी, राइट। कुछ समय पश्चात, कितने समय पश्चात, मान लेते t इक्वल्स टू कैपिटल T/4 पे ये कण जो माध्य स्थिति पे था ये कहां पहुंच चुका, अपनी चरम स्थिति पे, और इसने अपनी ऊर्जा अपने माध्यम के अन्य कणों को स्थानांतरित की थी, तो अभी अभी इस कण को ऊर्जा मिली है धनात्मक चरम स्थिति की ओर जाने के लिए। यस, अब इसके T/4 समय बाद सुनो जी, अब इसके पास वही ऊर्जा जो इस वाले के पास थी, तो ये अपनी धनात्मक चरम स्थिति की ओर पहुंच जाएगा, ये वाला कण अपनी धनात्मक चरम स्थिति की ओर पहुंच जाएगा। कितने समय पश्चात, T/4 समय पश्चात। T/4 से भी T/4 समय पश्चात यानी कि कुल समय कितना हो गया, T/2, राइट। तो मैं T/4 पे ये माध्य स्थिति से चरम स्थिति पे पहुंच गया था, और T/2 समय तक ये वापस कहां पहुंच जाएगा, माध्य स्थिति पे। तो ये कहां आ गया, माध्य स्थिति पे, ये कहां पहुंच गया, चरम स्थिति पे, और इसने अपनी ऊर्जा माध्यम के अन्य कणों को स्थानांतरित किए, तो ये वाला कण अभी अभी इसको ऊर्जा मिली है धनात्मक चरम स्थिति की ओर जाने के लिए। बोलिए बात सही है क्या। अब देखो आप जरा, जो ऊर्जा यहां थी वो यहां पहुंच गई क्या, यस। T/4 समय पश्चात जो ऊर्जा इस वाले कण के पास थी वो इस वाले कण के पास पहुंच गई क्या, यस। अभी T/4 पर जो ऊर्जा मैंने इसको यहां दी थी माध्य स्थिति पे जाने के लिए, वो ऊर्जा इसके पास यहां पहुंच गई माध्य स्थिति पे जाने के लिए, हाँ के ना। इसके T/4 टाइम बाद T इक्वल्स टू 3T/4 समय पर ये वाला कण कहां पहुंच जाएगा, अपनी ऋणात्मक चरम स्थिति पे। ये वाला कण कहां आ जाएगा, पुनः अपनी माध्य स्थिति पे, यस। और ये वाला कण कहां पहुंच जाएगा, अपनी धनात्मक चरम स्थिति पे। बोलिए सही है कि नहीं है। और ये वाला कण ने अपनी ऊर्जाएं तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के अन्य कणों को स्थानांतरित की, तो ये वाला कण पहुंच जाएगा यहां पे, राइट। और ये वाले कण को अभी अभी ऊर्जा इस तरफ जाने के लिए प्राप्त हुई है। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, ओके। और लास्ट एक बात और कर लेते हैं, T इक्वल्स टू कैपिटल T समय पर ये वाला कण लौट के वापस अपनी माध्य स्थिति पे आ जाएगा, ये वाला कण ऋणात्मक चरम स्थिति पे जाएगा, ये वाला कण लौटकर अपनी माध्य स्थिति पे पुनः लौट आएगा, ये वाला कण अपनी धनात्मक चरम स्थिति पे पहुंच चुका होगा, और अभी इस कण को धनात्मक चरम स्थिति पर जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त हुई है। क्या देख रहे हैं आप कि जो ऊर्जा यहां दी गई थी T/4 समय पश्चात कुछ दूरी पर, और T/4 समय पश्चात कुछ और दूरी पर, और T/4 समय पश्चात कुछ और दूरी पर, और T/4 समय पश्चात उतनी ही और दूरी पर आगे संचरित हो गई, हाँ या ना, गति कर गई, यस। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, नंबर एक, माध्यम के क्या सभी कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन कर रहे हैं, यस। ये वाला भी दोलन कर रहा है, ये भी दोलन कर रहा है, ये भी दोलन कर रहा है। क्या माध्यम का प्रत्येक कण तरंग संचरण की दिशा में अपनी ऊर्जा अपने निकटवर्ती कण को स्थानांतरित कर रहा है, यस। और इस पूरे तरंग संचरण के दौरान हो क्या रहा है, माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो रहा है। बोलिए ये बात सबको क्लियर है क्या। यानी कि इस संपूर्ण तरंग संचरण के दौरान किसका संचरण हो रहा है, ऊर्जा का संचरण हो रहा है माध्यम के एक बिंदु से माध्यम के दूसरे बिंदु की ओर। बोलिए ये बात सबको क्लियर है। तो अब हम तरंग को अगर ढंग से वापस से डिफाइन करें, वापस से परिभाषित करें, तो क्या कहेंगे, माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो उसे तरंग कहते हैं। नंबर दो, तरंग संचरण के दौरान माध्यम का प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, और अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हुए वह कण तरंग संचरण की दिशा में स्थित अपने निकटवर्ती कण को अपनी संपूर्ण ऊर्जा स्थानांतरित करता है। संपूर्ण ऊर्जा स्थानांतरित करता है, इस बात को भी समझो। मैंने यहां पे इस कण को ऊपर ले जाके नीचे लाके छोड़ दिया, बस यहां पे रख दिया, बस ठीक है। तो कण ऊपर गया और यहां तक आया, तो ये ऊर्जा अगले कण को मिली, ये ऊपर गया और फिर थोड़ी देर बाद वापस से नीचे आ जाएगा, यस। यानी कि अपनी पूरी ऊर्जा इसको दे दी। तो आपके पास एक यहां पे जो तरंग उत्पन्न हुई वो थोड़ी देर पश्चात
यही ऊर्जा यहां तक पहुंच गई, थोड़ी देर पश्चात वही ऊर्जा और आगे पहुंच गई, यानी कि ये वाला कण स्थिर पे आ गया और बाद ये कण भी अभी स्थिर हो गए, हाँ या ना। यानी कि जो ऊर्जा आपने दी थी वो पूरी की पूरी ऊर्जा माध्यम के कणों को आगे स्थानांतरित हो गई, तो आगे वाले कण दोलन कर रहे हैं, अब ये स्थिर हो गया। और इस तरह की तरंग उत्पन्न करनी है तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, एक सिरे को लगातार दोलन कराते रहो, इस तरह की तरंगें उत्पन्न होती रहेंगी और आगे की ओर संचरित होती रहेंगी। बोलिए हाँ या ना, बात क्लियर है? ओके। तो तरंग संचरण के दौरान माध्यम का प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है और दोलन करते हुए माध्यम का प्रत्येक कण अपनी ऊर्जा तरंग संचरण की दिशा में अपने निकटवर्ती कण को संपूर्णतः स्थानांतरित कर देता है और वो अपने निकटवर्ती कण को स्थानांतरित कर देता है, और इस प्रकार माध्यम में ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। बोलिए ये बात सबको क्लियर है क्या? यस, ओके। क्या हुआ, रोशनी का फर्क आ रहा है क्या? अब हम बात करें, यहां पे हमने बात करी तरंगों को परिभाषित किया, तरंग की परिभाषा के बारे में बात की है, राइट। अब हम आगे बात करें तरंगों के प्रकार, कितनी प्रकार की तरंगें होती हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं माध्यम के कणों के दोलन के आधार पर। देखो जी, दो प्रकार की तरंगें होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। देखो अभी अपन ने जो रस्सी में तरंगें उत्पन्न करी थी, ये कैसी तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें क्यों हैं? क्योंकि इसमें माध्यम के कण किस दिशा में दोलन कर रहे हैं? वाई अक्ष के अनुदिश। और ऊर्जा किस तरफ संचरित हो रही है? एक्स अक्ष के अनुदिश। यानी कि तरंग का संचरण एक्स अक्ष के अनुदिश और माध्यम के कणों का दोलन वाई अक्ष के अनुदिश, है ना। तो यानी कि क्या कहूं, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हों, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हो तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और ऐसी तरंगें कौन कौन सी होती हैं? पहली बात, रस्सी में उत्पन्न तरंग, रस्सी में उत्पन्न तरंग। और दूसरी बात विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, जैसे कि प्रकाश तरंगें। बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, जिसमें से एक है प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगें भी कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, राइट है। ओके, आगे चलते हैं। और दूसरी प्रकार की जो तरंगें होती हैं वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या होती है अनुदैर्ध्य तरंगें? ये एक स्प्रिंग, ये एक कण, एक और स्प्रिंग, एक कण, स्प्रिंग कण, स्प्रिंग कण, स्प्रिंग, राइट। अब आप समझो, अगर मैं इस कण को इसकी माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दूं, राइट, माध्य स्थिति से विस्थापित किया तो ये वाली स्प्रिंग क्या हो गई? संपीड़ित हो गई। ये वाली स्प्रिंग क्या हो गई? प्रसारित हो गई। तो इस कण को ये वापस इधर धकेलेगा, यानी कि क्या लगेगा? प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल लगेगा तो ये कण क्या करने लगेगा? माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन गति, राइट, ओके। और अगर ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करेगा तो जब ये कण वापस इस तरफ आएगा तो क्या करेगा? इस वाली स्प्रिंग को संपीड़ित करेगा और ये वाला कण दोलन करना प्रारंभ करेगा, है ना। यानी कि ये कण दोलन करता हुआ अपनी ऊर्जा अपने निकटवर्ती कण को स्थानांतरित करेगा, फिर वो दोलन करने लगेगा और वो कण अपनी ऊर्जा अपने निकटवर्ती कण को स्थानांतरित करेगा, है ना। बताओ, तरंग का संचरण किस तरफ हो रहा है? यानी कि तरंग में ऊर्जा का संचरण किस तरफ हो रहा है? एक्स अक्ष के अनुदिश। तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष अनुदिश और माध्यम के कणों के दोलन की दिशा भी एक्स अक्ष अनुदिश। तो इस प्रकार की तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। यानी कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों के दोलन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। वह तरंग जिसमें माध्यम के कणों के दोलन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के, यानी कि तरंग में ऊर्जा संचरण की दिशा के अनुदिश हो, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया अनुदैर्घ्य तरंगों का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ध्वनि तरंगे। अभी मैं यहां पे बोल रहा हूं तो उसके कारण माध्यम के कण किस दिशा में दोलन कर रहे हैं? एक्स अक्ष की दिशा, राइट। और ध्वनि तरंग संचरित भी किस तरफ हो रही है? मेरी तरफ से आपकी तरफ, यानी कि उसी दिशा की अनुदिश है ना। जब माध्यम में ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं, मान लो किसी ने यहां से बोला, तो माध्यम के कण क्या करेंगे? दोलन करेंगे, राइट। और ये जब माध्यम के कण दोलन करेंगे तो क्या होगा? जब सारे के सारे माध्यम के कण इधर आ जाएंगे तो यहां पे क्या उत्पन्न होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि संपीड़न। और संपीड़ित होने की वजह से माध्यम के कण क्या होंगे? दूर हटेंगे। तो दूर हटेंगे तो ये वाले कण दोलन करने लगेंगे, और ये वाले कण दोलन करके क्या करेंगे? अपनी ऊर्जा इस तरफ स्थानांतरित करेंगे, तो यहां वाले कण क्या करने लगेंगे? दोलन करेंगे। तो माध्यम में लगातार इस तरह से दोलन होता जाएगा, और माध्यम में क्या उत्पन्न होंगे? संपीड़न और विरलन। तो बेस्ट एग्जांपल कौन है अनुदैर्घ्य तरंगों का? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे, राइट। और ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? माध्यम में क्रमागत संपीड़न व विरलनों के रूप में संचरित होती है। मैंने अभी बताया ना, जब माध्यम के कण दोलन करेंगे तो यहां संपीड़न उत्पन्न होगा, और माध्यम के कण जहां से आ गए तो वहां पे माध्यम के कण कम हो गए, तो वहां पे क्या उत्पन्न हो गया? विरलन। विरल हो गया माध्यम, ठीक है। तो यानी माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में ये तरंगे संचित होती हैं माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, राइट। क्या? ओके। दूसरी बात, तरंगों का विभाजन कर रहे हैं। पहले किया था माध्यम के कणों के दोलन के आधार पर, और अब कर रहा हूं माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। फिर से तरंगों को दो भागों में बांटा गया। पहली यांत्रिक तरंगे, यानी कि यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। और क्या होती हैं मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगे? वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, जैसे कि ध्वनि तरंगे, जैसे कि रस्सी में उत्पन्न तरंग, राइट। ओके, समझो जरा। ध्वनि तरंगे बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित नहीं हो सकती हैं। बात समझ में आई? समझो, अगर चंद्रमा पर एक जोर का ब्लास्ट कराया जाए, ठीक है, तो ब्लास्ट की वजह से आग भी उत्पन्न होती है, और आग उत्पन्न होती है कि वहां पे क्या उत्पन्न हुआ? प्रकाश, बहुत ज्यादा रोशनी उत्पन्न हुई। यस। तो चंद्रमा पर अगर बहुत बड़ा ब्लास्ट कराया जाए तो हमें वो ब्लास्ट पहले दिखाई देगा कि पहले सुनाई देगा? बताइए। पहले दिखाई देगा? दिखाई तो देगा, क्योंकि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है, माध्यम नहीं है, तो प्रकाश तो संचित होकर वहां से यहां तक आ जाएगा, पर ध्वनि तरंगे कभी संचित होकर यहां तक पहुंचेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जो ब्लास्ट हुआ है उसको संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, और वहां पे माध्यम उपस्थित है ही नहीं। तो ब्लास्ट होगा तो हमें दिखाई तो देगा, पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बोलिए, बात क्लियर है? ओके। और दूसरे प्रकार की तरंगे इसमें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कहां से शुरू करें? चलो मैं बता देता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम ईएम वेव्स भी बोल देते हैं। कौन कौन सी ईएम वेव्स में जानता हूं? एक है गामा रे, दूसरी है एक्स रे, तीसरी है अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे मतलब पराबैंगनी तरंगे। तीसरी है विजिबल लाइट, या सिर्फ लाइट कह दो, है ना, यानी कि दृश्य प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है जिसके कारण हम सब कुछ देख पा रहे हैं, वो कौन है? विजिबल लाइट, राइट। फिर आती है इंफ्रारेड,
इंफ्रारेड रेज यानी कि अवरक्त तरंगें, फिर होती है माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगें, और लास्ट है रेडियो वेव्स। देखो जी, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, राइट। ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें है, ये सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें है, और ये वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनको हमारे वैज्ञानिक खोज पाए हैं, जिनको हमारे वैज्ञानिक जान पाए हैं, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि गामा तरंगों से कम तरंग दैर्ध्य की कोई विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती होंगी, हमारे आसपास हमारे माध्यम में उपस्थित होंगी, परंतु हम उन्हें जानते नहीं, हम खोज नहीं पाए। और रेडियो वेव से अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती होंगी, ये भी कहना गलत है, होती होंगी, पर हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक उसकी खोज नहीं की है, राइट। ये सारी क्या हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंगें, राइट। आगे बात करते हैं नंबर 3। हम बात कर रहे थे तरंगों के प्रकार की, तो ऊर्जा संचरण के आधार पर भी तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली होती हैं प्रगामी तरंगें यानी कि प्रोग्रेसिव वेव्स। अभी जितनी भी प्रकार की तरंगें आपको बताएगी सब के सब कैसी हैं, प्रगामी तरंगें हैं, जिनमें ऊर्जा का संचरण होता है, वो तरंगें क्या कहलाती है, प्रगामी तरंगें। और दूसरी प्रकार की तरंगें होती हैं अप्रगामी, जिनको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। पूरा एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको तरंगों में, स्टैंडिंग वेव्स का, पर फिलहाल इन अप्रगामी तरंगों के बारे में क्या बात कर सकते हैं, वे तरंगें जिनमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता, माध्यम में तरंगें उत्पन्न होंगी, माध्यम में तरंगों के कारण माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करेंगे, परंतु ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होगा। यस, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है जी। और लास्ट हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की सुनाई देने के आधार पर। ध्वनि तरंगों के सुनाई देने के आधार पर या उनकी आवृत्ति के आधार पर, या आवृत्ति के आधार पर, राइट। 3 भागों में बांट रहा हूं मैं इनको। पहली श्रव्य तरंगें, ऑडिबल वेव्स। देखो, एक सामान्य मनुष्य के कानों द्वारा सुनाई देने वाली तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम अगर आवृत्ति है तो हमारे कान उनको नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति है तो भी हमारे कान उनको नहीं सुन पाएंगे, राइट। दूसरी है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, हमारे कानों द्वारा सुनी जाएंगी, पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमारे कान नहीं सुन पाएंगे, पर हो सकता है कुछ जंतु, कुछ प्राणी, कुछ और प्राणी मनुष्यों के अलावा उन तरंगों को सुन पाते हो, हम नहीं सुन पाते हैं, राइट। और तीसरी है अवश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को भी हम लोग सुन तो नहीं पाएंगे, पर ठीक है, पर 20 हर्ट्ज से कम यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, श्रव्य तरंगों से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को हम क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंगे। बात समझ में आ गई? ओके। हमें पढ़ना है तरंग संचरण और तरंग संचरण की समीकरण, राइट। चलो जी, एक एक करके सारी बातें समझते हैं। पहले तरंग संचरण कैसा हो रहा है उसको समझने के लिए
हम यहाँ पे पहले की तरह से एक रस्सी के बारे में बात कर रहे हैं। इस रस्सी को इस सिरे पर बांधा गया है और इस सिरे को मैं t बराबर 0 पर धनात्मक चरम स्थिति पर जाने के लिए ऊर्जा दे रहा हूं और वही रस्सी के एक सिरे को मैं क्या करा रहा हूं, यहां पे निरंतर दोलन करा रहा हूं। ठीक है जी। तरंग का संचरण किस प्रकार हो रहा है वो भी इसी से समझेंगे और इसी के आधार पर हम लोग आगे जाकर तरंग संचरण की समीकरण ज्ञात करेंगे। और एक बात और समझें, मैंने इस समय पे इस रस्सी की t बराबर 0 पे फोटो खींची, वो फोटो कैसी है वो बता रहा हूं। अगला t/4 समय पे जो फोटो खींचूंगा वो बताऊंगा। एक ही रस्सी है, बस उसके अलग अलग समय पर फोटो खींच के बता रहा हूं, हाँ या ना? ओके, समझो। t = 0 पे इस कण को, रस्सी के इस सिरे को मैंने इस तरफ t धनात्मक चरम स्थिति पर जाने के लिए ऊर्जा प्रदान की। तो t = t/4 पर क्या होगा? t = T/4 पर ये वाला कण अपनी धनात्मक चरम स्थिति पे पहुंच चुका है और इस कण ने अपनी ऊर्जाएं निरंतर माध्यम के अगले कण को स्थानांतरित की है। यस, तो इस कण को अभी अभी धनात्मक चरम स्थिति पर जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त हुई है और ये कण वापस माध्य स्थिति की तरफ लौटने की तैयारी में है। राइट। और थोड़े समय पश्चात, कितने समय पश्चात? t = T/2 पर, यानी कि इसके भी t/4 टाइम बाद क्या होगा? ये वाला कण अपनी माध्य स्थिति पर लौट चुका होगा। इसको धनात्मक चरम पर जाने के लिए ऊर्जा दी थी, तो t/4 समय में ये कहां पहुंच चुका होगा? चरम स्थिति पर। और ये कण अपने माध्यम में अन्य कणों को ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा है, तो इस कण को अभी अभी धनात्मक चरम स्थिति पर जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त हुई है। ये वाला कण वापस से माध्य स्थिति की तरफ लौटने के लिए तैयार है और ये अब कहां जाएगा? ऋणात्मक चरम। 1 2 अभी कहां जाएगा? ऋणात्मक चरम की तरफ। राइट। इसके t/4 समय पर पश्चात, यानी कि कुल समय कितना हो गया? 3t/4। ये वाला कण अपनी ऋणात्मक चरम स्थिति पे पहुंच चुका है, ये वाला कण अपनी माध्य स्थिति पे लौट चुका है, ये वाला कण धनात्मक चरम पर पहुंच चुका है और इसने आगे अपनी ऊर्जा स्थानांतरित की। तो इसको अभी अभी ऊर्जा प्राप्त हुई है किसके लिए? धनात्मक चरम स्थिति पर जाने के लिए। राइट। ये वाला वापस माध्य स्थिति की ओर लौटेगा, ये ऋणात्मक चरम की तरफ जाएगा और ये वापस को लौटकर अपने घर को आ जाएगा। बोलो बात सही है क्या? और इसके t/4 टाइम पश्चात, t/4 यानी कि t = T टाइम पे, ये वाला कण अपनी माध्य स्थिति पे लौट चुका, ये ऋणात्मक चरम पर। देखो आप सुनो, हर कण अपने पहले वाले कण की गति का अनुसरण कर रहा है। देखो, इससे पहले इसको नीचे जाने के लिए ऊर्जा मिली थी, अब इसको नीचे जाने के लिए ऊर्जा मिली है। इस कण को माध्य स्थिति पे लौटने के लिए ऊर्जा मिली थी, अब इस वाले कण को माध्य स्थिति पे लौटने के लिए ऊर्जा मिली है, हाँ या ना? यस। तो माध्यम का प्रत्येक कण अपने पूर्व कण की गति का अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा? ओके। ये वाला कण अपनी माध्य स्थिति पे लौट गया, ये कण पहुंच गया अपनी धनात्मक चरम स्थिति पे और इसने आगे ऊर्जा स्थानांतरित की, तो इस कण को अभी अभी ऊर्जा प्राप्त हुई है धनात्मक चरम पे जाने के लिए। ये वापस से माध्य स्थिति पे लौटेगा, ये ऋणात्मक चरम पे जाएगा, ये फिर से माध्य स्थिति पे जाएगा और ये फिर से ऊपर जाने के लिए तैयारी में, क्योंकि मैं निरंतर लगातार दोलन करा रहा हूं इस सिरे को। राइट। t = 5t/4 समय पर ये वापस से धनात्मक चरम स्थिति पे, ये माध्य स्थिति पे, ये ऋणात्मक चरम स्थिति पे, ये फिर से माध्य स्थिति पे, ये धनात्मक चरम स्थिति पे और इस कण ने आगे अपनी ऊर्जा स्थानांतरित की, तो उसको अभी अभी ऊर्जा प्राप्त हुई है किसके लिए? धनात्मक चरम स्थिति पे जाने के लिए, हाँ या ना? 6t/4, t/4 और ऐड किया तो 6t/4 यानी कि 3t/2 टाइम पर ये वापस माध्य स्थिति पे लौट आया। अब ये चरम स्थिति पे पहुंच गया, फिर ये वाला माध्य स्थिति पे पहुंच गया, ये ऋणात्मक चरम पर, ये माध्य स्थिति पर, ये धनात्मक चरम पर और ये अब धनात्मक चरम पर जाने की तैयारी में है। t = 7t/4 ये ऋणात्मक चरम पर पहुंच गया, ये माध्य स्थिति पे, ये धनात्मक चरम पर, ये माध्य स्थिति पे, ये ऋणात्मक चरम पर, ये माध्य स्थिति, ये धनात्मक चरम और इसको अभी अभी ऊर्जा प्राप्त हुई है कहां? धनात्मक चरम पर जाने के लिए। और लास्ट t = 2t टाइम पर ये वापस माध्य स्थिति, ये ऋणात्मक चरम पर जाएगा, ये माध्य स्थिति पे लौटेगा, ये धनात्मक चरम पर
चला जाएगा, ये वाला वापस माध्य स्थिति पे लौट जाएगा, ये भी ऋणात्मक चरम स्थिति पे जाएगा, और ये वाला कण वापस माध्य स्थिति पे लौट आएगा, ये धनात्मक चरम स्थिति, और इसको अभी अभी ऊर्जा प्राप्त हुई है धनात्मक चरम स्थिति पर जाने के लिए। राइट, क्या क्या देखा आपने? आपने ये देखा नंबर 1 कि माध्यम में ऊर्जा प्रत्येक t/4 टाइम पर, प्रत्येक t/4 टाइम में एक निश्चित दूरी से आगे बढ़ जाती है। देखो जो ऊर्जा यहां थी वो यहां पहुंच गई, फिर t/4 टाइम बाद ये उतनी ही दूरी से और आगे बढ़ गई, फिर t/4 टाइम बाद उतनी ही दूरी से और आगे बढ़ गई। बोलो हाँ या ना? माध्यम में ऊर्जा प्रत्येक t/4 समय में एक निश्चित दूरी से आगे की ओर संचित हो जाती है। वो दूरी कितनी है अभी हमें पता नहीं है। यस। दूसरी बात, यहां पे एक बात और हमें करनी चाहिए, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बस इसको समझे तो आपका आधी जंग जीत ली। ठीक है, समझो जरा। आपको तरंगों के बारे में क्या परिभाषा बताई गई थी अब तक बचपन से? ये एक तरंग है, ठीक है। तो आपको सिखाया गया था दो क्रमागत श्रृंगों के मध्य की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यही सिखाया गया था क्या? दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ये सिखाया गया था। ओके, पर मैं ऐसा नहीं कहता हूं, ये पुरानी परिभाषा है। बचपन में जब आप पढ़ते थे तो आपको उसके हिसाब से सिखाया गया था। अब आप कुछ नई बातें सीखोगे। क्या सीखोगे? देखना जी, आप क्या देख रहे हो? ये वाला कण और ये वाला कण दोनों एक साथ माध्य स्थिति की ओर लौटे, क्या देखना? यस। और जरा थोड़ा और पीछे से देखते हैं। ये वाला कण अपनी धनात्मक चरम पे जाने को तैयार है, ये भी धनात्मक चरम पे जाने की तैयार है। देखो दोनों धनात्मक चरम पे पहुंच गए क्या? दोनों एक साथ धनात्मक चरम पे पहुंच गए। ये वाला कण और ये वाला कण दोनों एक साथ माध्य स्थिति पे पहुंच गए क्या? हाँ, यानी कि ये दोनों के दोनों कण क्या कर रहे हैं? एक साथ दोलन कर रहे हैं क्या? एक जैसा दोलन कर रहे हैं क्या? यस। यानी कि मैं क्या कहूं कि ये दोनों के दोनों समान कला में हैं, दे आर इन सेम फेज। नहीं समझे? समझाता हूं। दो पेंडुलम है, दोलन कर रहे हैं। एक पेंडुलम ऐसे लगातार दोलन कर रहा है और दूसरा पेंडुलम भी उसके साथ साथ ही दोलन कर रहा है। दोनों के आयाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु दोनों के टाइम पीरियड सेम है, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं? साथ साथ दोलन कर रहे हैं। जब दोनों के दोनों पेंडुलम साथ साथ दोलन कर रहे हैं तो उनको आप क्या कहोगे? समान कला में। हाँ या ना? तो मैं क्या कहूं? अच्छा जरा इसके अलावा भी तो देखो, और भी कण ऐसे हैं क्या? जरा इस कण के बारे में सोचो। ये कहां पहुंचा अगली बार? ऋणात्मक चरम पे। ये भी कहां पहुंचा? ऋणात्मक चरम पे। बोलो दोनों एक साथ ऋणात्मक चरम पे पहुंच गए और उसके t/4 बाद दोनों वापस से एक साथ माध्य स्थिति पे लौट आए। हाँ या ना? क्या ये दोनों भी एक जैसे दोलन कर रहे हैं? यस। ओके, एक और बात देखते हैं। यहां पे देखो, ये ऋणात्मक चरम पर है, ये भी ऋणात्मक चरम में, तो क्या दोनों एक साथ माध्य स्थिति की ओर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? हाँ। तो क्या ये दोनों भी समान कला में है? हाँ। तो मैं यहां पे एक परिभाषा निकाल सकता हूं कि माध्यम के वे दो निकटतम कण, माध्यम के वे दो निकटतम कण जो समान कला में दोलन कर रहे हों, उनके मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये वाला कण और ये वाला कण भी समान कला में एक साथ नीचे जाएंगे, फिर दोनों एक साथ माध्य स्थिति पे आएंगे, फिर दोनों एक साथ धनात्मक चरम यानी कि क्या करेंगे? एक साथ दोलन करेंगे। तो इनके मध्य की दूरी को भी आप क्या कहोगे? तरंग दैर्घ्य। तो मेरे हिसाब से नई परिभाषा क्या हो गई? माध्यम के वे दो निकटतम कण जो समान कला में दोलन कर रहे हों, उनके मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अभी और बात समझेंगे। मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं उस परिभाषा से। एक बात बताओ, ये जो मैंने आपको दो पेंडुलम बताए थे जो साथ साथ दोलन कर रहे थे, बिल्कुल एक साथ दोलन कर रहे थे, ठीक है, तो उनको आपने क्या कह दिया था? समान कला में। पर क्या जरूरी है? एक पेंडुलम को मैंने छोड़ दिया और उसने अपना दोलन शुरू कर लिया, और जब वो अपना एक चक्कर लगाकर वहां पहुंचा तब मैंने दूसरे पेंडुलम को छोड़ा, तो मेरे को दोनों साथ साथ दोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ या ना? तो मुझे क्या लग रहा है? दोनों समान कला में। हाँ या ना?
परंतु क्या एक दोलन पहले एक चक्कर नहीं लगा चुका था? यस। तो यानी कि कौन आगे हुआ? जो एक चक्कर पहले से लगा चुका था वो आगे हुआ, जिसने अब दोलन शुरू किया वो कला में पीछे हुआ। तो जो एक पेंडुलम पूरा एक चक्कर लगा चुका था वो कला में कितना आगे हो गया? 2 पाई। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई। बोलो हाँ या ना? यस। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक गार्डन है और उसमें सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है जिसपे लोग सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, ठीक? तो राहुल नाम का लड़का मेरा स्टूडेंट है, वो वहां पे जॉगिंग कर रहा था, राइट? और वो जब जॉगिंग कर रहा था और वो गेट के पास पहुंचा, एक निश्चित पॉइंट पे पहुंचा, तब मैं वहां से एंटर कर रहा था, तो मैंने भी उसके साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया? जॉगिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है? फिर एक मिस्टर प्रकाश चंद जी आए, तो प्रकाश चंद जी ने क्या देखा? अच्छा, दोनों समान कला में चक्कर लगा रहे हैं, दोनों साथ साथ चक्कर लगा रहे हैं। दोनों को, प्रकाश जी को क्या लगेगा कि दोनों समान कला में चक्कर लगा रहे हैं, दोनों साथ साथ चक्कर लगा रहे हैं, है ना? परंतु वास्तविकता क्या है कि राहुल मुझसे पहले ही कुछ चक्कर लगा चुका था। तो कौन आगे हुआ? राहुल आगे हुआ कि मैं आगे हुआ? राहुल मुझसे आगे हुआ, क्योंकि उसके कुछ चक्कर पहले से पूरे हो चुके थे। मान लो कि राहुल पहले से एक चक्कर लगा चुका था, तो राहुल मुझसे कितना आगे है? एक चक्कर आगे। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री आगे है, यानी कि 2 पाई आगे है। यस। अगर राहुल 2 चक्कर लगा चुका था तो कितना आगे? 2 चक्कर आगे, यानी कि 4 पाई आगे कला में। हाँ या ना? यस। ओके। अब दूसरी बात देखो। मैं ये कह रहा हूं कि जरा इस कण के बारे में सोचो। ये वाला कण अपना एक दोलन पूरा कर चुका है टी समय में, और इसने अभी अभी अपनी दोलन गति करना प्रारंभ किया है। तो कौन आगे हुआ? ये वाला कण एक चक्कर लगा चुका है, इसलिए कला में ये 2 पाई आगे हुआ। वो वाला कण अभी अभी दोलन करना शुरू कर रहा है, यानी कि वो वाला कण इस वाले कण से कला में 2 पाई पीछे हुआ। बोलो हाँ या ना? ओके। और इन दोनों के मध्य कुल मिलाकर कलांतर कितना है? 2 पाई। जरा इस कण के और इस कण के बारे में सोचो। ये कण भी नीचे जा रहा है, ये कण भी नीचे जा रहा है, परंतु वो वाला कण इस वाले कण से कला में पीछे है। क्यों? क्योंकि ये अभी ऊपर जाके बस अब नीचे आ रहा है, और ये एक बार दोलन कर चुका है, उसके बाद ऊपर जाके नीचे आ रहा है। बोलो हाँ या ना? तो इन दोनों के मध्य भी कुल कलांतर कितना है? एक चक्कर का फर्क है, और एक चक्कर का फर्क है, यानी कि कलांतर कितना है? 2 पाई। हाँ या ना? तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? इस माध्यम में तरंग संचरण के दौरान वे कण जिनकी दोलन गति के मध्य 2 पाई का कलांतर हो, उनके मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया ना कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होती है? लैम्डा। तो आप क्या कह रहे हैं? इसको आप लिखें x = 0, तो इसको आप क्या लिखेंगे? x = लैम्डा, और इसको आप क्या लिखेंगे? x = 2 लैम्डा। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस। तो इस दूरी को क्या कहेंगे? x = λ/4, इसको कहेंगे x = λ/2, इसको कहेंगे 3 λ/4, इसको कहेंगे 5 λ/4, इसको कहेंगे 6 λ/4, ये 7 λ/4। हाँ या ना? ओके। तो यहां पे एक बात और पता चल गई क्या? कि ये तरंग प्रत्येक t/4 समय में कितना आगे चली जाती है? λ/4। एक निश्चित दूरी कितनी? λ/4 दूरी से आगे की ओर संचरित हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य की अब एक नई परिभाषा समझ में आई कि ये वाला कण इस वाले कण से कला में 2 पाई पीछे है, क्योंकि ये वाला एक चक्कर लगा चुका है, तो ये वाला कला में 2 पाई आगे है। उसने अभी अभी दोलन गति करना शुरू की है, तो वो वाला कण इस वाले कण से 2 पाई पीछे है, पर दिशा में तो आगे है। है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, आप समझो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? तो जो कण माध्यम में लैम्डा आगे है वो वास्तव में कला में 2 पाई पीछे है। तो मैं क्या कहूं, यहां पे तरंग दैर्ध्य की एक और परिभाषा बन के आ रही है। क्या? माध्यम में उपस्थित तरंग संचरण के दौरान माध्यम में उपस्थित वे 2 कण जिनके मध्य 2 पाई का कलांतर हो, उनके मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। है ना?
माध्यम में उपस्थित वे दो कण जिनके मध्य 2 पाई का कलांतर हो, उनके मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बोलिए ये बात सबको सही है। अब लगे हाथों यहां पे एक बात और करते हैं, तरंग का वेग। आपने क्या सीखा था जी अभी? आपने ये सीखा था प्रत्येक t/4 समय में तरंग λ/4 आगे संचरित हो जाती है। प्रत्येक t/4 समय में तरंग λ/4 आगे संचरित हो जाती है। तो क्या कहूं मैं? कह रहा हूं t/4 समय में तरंग λ/4 संचरित होती है। इसका मतलब ये यहां से कहां कितना समय हो गया, यहां तक कितना कुल समय कितना समय हो गया t, और उसमें ये तरंग कितना आगे बढ़ चुकी, तरंग दैर्ध्य के बराबर, है ना? तो यानी कि t समय में तरंग लैम्डा दूरी संचरित होती है, और तरंग वेग किसे कहोगे? तरंग द्वारा प्रति एकांक समय में तय दूरी। जरा निकालना, टी समय में कितनी दूरी? लैम्डा दूरी। तो एकांक समय में तय की गई दूरी कितनी? λ/t। तो ये प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी हो गई क्या? यस। तो इसको आप क्या कहोगे? तरंग का वेग v कहोगे। बोलिए ये बात सबको सही है क्या? तो तरंग के वेग को आप क्या लिख रहे हैं? v = λ/t भी लिख सकते हैं। दूसरी बात आप जानते हैं 1/t का मान न्यू के इक्वल होता है क्या? न्यू कौन है यहां पर? आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति। बोलो हाँ या ना? तो आप 1/t को अगर न्यू लिख दोगे तो v = आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यू लैम्डा। बोलिए ये बात सबको क्लियर? यस, ओके। एक बात। दूसरी बात, यहीं से बस अब तरंग की समीकरण आने वाली है, पर तरंग की समीकरण निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, माध्यम में x दूरी पर स्थित कण की सरल आवत गति की समीकरण ज्ञात करूंगा। ठीक है जी? और उसी से फिर मैं तरंग की समीकरण ज्ञात करूंगा। जरा समझो, ये एक तरंग है जो माध्यम में संचरित हो रही है, और यहां से x दूरी पर स्थित किसी कण की सरल आवत गति की समीकरण ज्ञात करनी है। राइट? ओके। ये कण क्या कर रहा है? सरल आवत गति कर रहा है। सरल आवत गति कर रहा है, तो ये कण किस दिशा में विस्थापित होगा? y अक्ष के निर्देश। तो इसकी समीकरण ऐसे लिख सकता हूं कि y = a sin of ω t + φ। यही होती थी क्या सरल आवत गति की समीकरण? यस। दूसरी बात, जहां a कौन है? ये तरंग का आयाम कह दो। तरंग का आयाम किसे कहेंगे? तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कणों का माध्य से अधिकतम विस्थापन ही कण का आयाम कहलाएगा, और वही तरंग का आयाम कहलाएगा। कण की सरल आवर्त गति का आयाम भी कह सकते हो। यस। और ओमेगा कौन है? कोणीय आवृत्ति। और फाई कौन है? प्रारंभिक कला। ठीक? अब जरा समझो, हमने क्या सीखा था कि जो कण लैम्डा आगे है, अभी ने सीखा था, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये रहा, जो कण माध्यम में लैम्डा आगे है, जो कण माध्यम में लैम्डा आगे है वो वास्तव में कला में 2 पाई पीछे है। तो जो कण माध्यम में लैम्डा आगे है वो कला में 2 पाई पीछे है। बोलो ये बात तो सबको समझ में आ रही है ना? तो जो कण माध्यम में एकांक दूरी से आगे है वो 2 पाई लैम्डा पीछे है। बोली बात समझ में आई क्या? या इसका मतलब जो कण x दूरी से आगे है, जो कण माध्यम में x दूरी आगे है वो 2 पाई लैम्डा इंटू x कला में इतना
पीछे है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि x दूरी आगे वाले कण की जो कलांतर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, माइनस का 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स लिखूंगा। और माइनस क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये कण कला में उस वाले कण से इतना पीछे है। यहां पे 2 पाई बाय लैम्डा एक कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। और ये 2 पाई बाय लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, किससे दिखाते हैं, के से। और इस के को क्या बोला जाता है, संचरण नियतांक, तरंग का संचरण नियतांक, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, राइट। ओके, तो इसको अगर आप के लिख दोगे तो फाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का के एक्स आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये जो कण है जो एक्स दूरी पर स्थित है, इसकी सरलावत गति की समीकरण क्या बन गई, यहां पे फाई की वैल्यू लिखो, y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, फाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का के एक्स। ये आपके पास क्या हो गई, ये x दूरी पर स्थित कण की सरलावत गति की समीकरण हो गई। और मैं इसी को तरंग की समीकरण कह रहा हूं। यही तरंग संचरण की समीकरण है। यही जो समीकरण है वो क्या है, तरंग संचरण की समीकरण है। बोली बात सबको क्लियर है? ओके, तो आपने क्या देखा कि आपके पास एक समीकरण आई, y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको आप क्या कह रहे हो, तरंग संचरण की समीकरण कह रहे हो, है ना। जबकि आपने निकाला क्या था, माध्यम में जहां पर तरंग का संचरण शुरू हुआ है, वहां से x दूरी आगे वाले कण के सरलावत गति की समीकरण निकाली थी, और उसी को आपने क्या कह दिया कि साहब यही तरंग संचरण की समीकरण है। ऐसे तो कैसे मान लें, उसके लिए तो अपने को क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ, साइंस के स्टूडेंट्स है ना हम, बिना प्रूफ के कैसे मान लेंगे? तो सुनो जी, प्रूफ भी देते हैं आपको। ये वही रस्सी है, पर अब मैं समीकरण के हिसाब से चलूंगा। अगर ये समीकरण इस रस्सी की में तरंग संचरण को दिखाए तो तरंग संचरण की समीकरण है, वरना ये तरंग की समीकरण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बात करनी है t इक्वल्स टू 0। एट t इक्वल्स टू 0 आप बताओ ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी, राइट। और ओमेगा टी की वैल्यू 0 गई तो समीकरण क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कितना हो गया आपके पास, 0 माइनस के एक्स, यानी कि क्या बचा, साइन माइनस के एक्स। और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। अब क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू माइनस ए साइन ऑफ के एक्स। ये आपके पास हो गई तरंग संचरण की तरंग की समीकरण t बराबर 0 पे। अब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये कितना था, हमने डिसाइड कर लिया था 0, ये x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2, ये 3 लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा, ये 5 लैम्डा बाय 4 और ये 6 लैम्डा बाय 4, राइट। अब अलग अलग स्थितियों पे क्या कहानी है वो देखते हैं। x इक्वल्स टू 0 पे की x की वैल्यू 0, की x की वैल्यू 0 तो ये क्या हो गया, साइन 0, साइन 0 हो गया तो y बराबर भी कितना हो गया, 0। सिंपल है। एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, की x की वैल्यू क्या होगी वो चेक करते हैं। की वैल्यू कैसी की थी आपने अभी तरंग संचरण नियतांक की 2 पाई बाय लैम्डा, और x को क्या कह रहे हो आप, लैम्डा बाय 4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से कैंसिल 4, तो क्या आया, पाई बाय 2। की x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, माइनस a, राइट। एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, की x की वैल्यू देखो 2 पाई बाय लैम्डा, और x की वैल्यू लिखनी है आपको लैम्डा बाय 2। अब आप ही बताना, लैम्डा लैम्डा 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई। की x की वैल्यू हो गई पाई, पाई यानी कि 180, और साइन 180 की वैल्यू 0, तो आपके पास y बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। हाँ,
तो हम बात कर रहे थे एट एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, के एक्स की वैल्यू हो जाएगी के इज 2 पाई बाय लैम्डा और एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 4। जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2। के एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 मतलब 270 और साइन 270 की वैल्यू माइनस में 1, माइनस 1 और माइनस a मिलकर कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू a एट x इक्वल्स टू लैम्डा। के एक्स की वैल्यू k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x की वैल्यू कितनी लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ तो कितना आया 2 पाई। तो y इक्वल्स टू आप बताओ कितना आ जाएगा जी, y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा के एक्स की वैल्यू 2 पाई, तो साइन 2 पाई यानी कि साइन 360 यानी कि साइन 0 के बराबर, तो 0, तो y इक्वल्स टू भी क्या हो गया 0। और इन वैल्यूज को अपन यहां पे मार्क कर देते हैं। x इक्वल्स टू 0 वाला कण कहा था y बराबर 0 पे, x भी 0 y भी 0। लैम्डा बाय 4 वाला कण माइनस a पर, ये लैम्डा बाय 4 वाला कण जो वहां पर है माइनस a पर। लैम्डा बाय 2 वाला कण फिर से 0 पे, बोलो सही है कि नहीं है। 3 लैम्डा बाय 4 वाला कण प्लस a पर और लैम्डा वाला कण माध्य स्थिति पे, बोलो बात सही है। ये कब बताया अपने t इक्वल्स टू 0 पे। अब एक और t इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 4 पे बात करो। एट t इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 4, आप बताना ओमेगा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय t और समय कितना लिखना है आपको t बाय 4। जब वैल्यू पुट करोगे तो ओमेगा t कितना हो जाएगा आपके पास पाई बाय 2, बोलो हो जाएगा कि नहीं, यस। तो ओमेगा टी को जो टी बाय 4 पर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाय 2, वो समीकरण में रखो। समीकरण क्या बनेगी y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस के एक्स, ओहो ये क्या बन गया साइन 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है कॉस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू ए कॉस के एक्स। बोली बात क्लियर है, ओके। अब ये आपके पास क्या हो गई तरंग की समीकरण, कब t इक्वल्स टू टी बाय 4 पर, x इक्वल्स टू 0 पे के एक्स 0, के एक्स की वैल्यू 0, तो ये हो गया cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो y बराबर कितना आएगा a। x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पर के एक्स की वैल्यू पाई बाय 2, कैसे पता अभी कैलकुलेट किया था, लैम्डा बाय 4 पे के एक्स की वैल्यू कितनी आई थी पाई बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी के एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 यानी कि cos 90 और cos 90 यानी कि 0, तो y भी 0। x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पर के एक्स की वैल्यू पाई, तो y इक्वल्स टू कितना होगा के एक्स इक्वल्स टू पाई cos पाई यानी कि cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 इंटू a, तो यानी कि माइनस का a। ये लैम्डा बाय 2 पर है जी, सॉरी आई एम सॉरी। x इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4 पर के एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, cos 270 यानी कि 0, तो y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू लैम्डा वाला कण के लिए के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई, cos 2 पाई यानी कि cos 0 यानी कि 1, यानी कि y इक्वल्स टू वापस से कितना हो जाएगा a। x इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाय 4 वाला कण, उसके लिए के एक्स कितना आएगा वो आएगा 5 पाई बाय 2, के एक्स की वैल्यू 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 को क्या लिखोगे cos 2 पाई प्लस पाई बाय 2, cos 2 पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कि cos पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो y इक्वल्स टू 0 पे हो जाएगा, यस। अब ये बना रहा हूं x इक्वल्स टू 0 वाला कण y इक्वल्स टू a पर, फिर x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 वाला कण, लैम्डा बाय 4 वाला कण y इक्वल्स टू 0 पर, लैम्डा बाय 2 वाला कण माइनस a पर, ये माइनस a पर, 3 लैम्डा बाय 4 वाला 0 पर, लैम्डा वाला a पर और 5 लैम्डा बाय 4 वाला 0 पर। देखना तरंग संचरण हो रहा है क्या, ढंग से समझो। पहले ये वाला कण माध्य स्थिति पर था और धनात्मक चरम पे जाने को तैयार था, अब ये वाला कण माध्य स्थिति पर धनात्मक चरम की तरफ जाने को तैयार है। क्या हुआ
यहां वाले कण की ऊर्जा अगले वाले कण को स्थानांतरित हुई क्या? हाँ, सभी कणों में ऐसा हुआ है। जो कण माध्य स्थिति पे था वो कहां पहुंच गया? चरम पे। तो अब अगला वाला अब ये वाला कण कहां पहुंच रहना चाहिए? माध्य स्थिति पे। देखो पहुंच रहा है। और ये वाला कण माध्य स्थिति पे पहुंचने वाला था, तो ये वाला कण अब अगली बार कहां पहुंच जाना चाहिए? माध्य स्थिति पे पहुंच जाना चाहिए। चलो बनाते हैं, पहले बिना कैलकुलेशन के बनाते हैं, फिर कैलकुलेशन से मैच करेंगे। एट t इक्वल्स टू t/2। हाँ जी, सोचना जरा, ये कण वापस कहां जाना चाहिए? माध्य स्थिति पे। इसको कहां जाना चाहिए? पहले ये वाला कण कहां गया था? धनात्मक चरम पे। तो ये कहां पे चला जाना चाहिए? धनात्मक चरम पे। ऐसा ही होना चाहिए क्या? यस। ये वाला कण कहां जाना चाहिए? माध्य स्थिति पे। यस। ये वाला कण कहां जाना चाहिए? ऋणात्मक चरम पे। और ये वाला कण अब धनात्मक चरम पे जाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। सोच लो, पहले ये वाला कण ऋणात्मक चरम से माध्य पे जा रहा था, अब ये वाला कण ऋणात्मक से माध्य पे जा रहा है, और अब ये वाला कण ऋणात्मक से माध्य पे जाएगा। अब कैलकुलेशन से इस समीकरण से देखते हैं कि यही समीकरण आती है कि नहीं आती है। चेक करें। एट t इक्वल्स टू कैपिटल T/2, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा की वैल्यू 2π/t और t की वैल्यू t/2। t कैंसिल, तो ओमेगा टी की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? पाई, है ना? इस ओमेगा टी की वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे, है ना? तो आपने लिखा y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी पाई माइनस kx। ओहो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। समीकरण क्या बन गई? y इक्वल्स टू a साइन kx। ये आपके पास क्या हो गई? तरंग की समीकरण। कब? t इक्वल्स टू कैपिटल T/2 पर। अब लिखो x इक्वल्स टू 0, तो kx भी 0, kx 0 तो y भी 0। x इक्वल्स टू λ/4, तो kx भी π/2, 2 बार कर चुके हैं। kx की वैल्यू π/2, तो sin π/2 यानी कि sin 90 यानी कि 1, तो y की वैल्यू a। x इक्वल्स टू λ/2 वाला कण के लिए kx की वैल्यू पाई, sin पाई यानी कि sin 180 यानी कि 0, तो y बराबर 0। x बराबर 3λ/4 वाला कण के लिए kx बराबर 3π/2 यानी कि 270, साइन 270 माइनस 1, तो y बराबर माइनस a आ जाएगा। x बराबर लैम्डा वाले कण के लिए kx की वैल्यू 2π मतलब साइन 2π साइन 0 के बराबर यानी कि 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0। x बराबर 5λ/4 वाला कण kx बराबर कितना हो जाएगा? 5π/2 साइन 5π/2 साइन π/2 के बराबर यानी कि 1, तो y बराबर 1 पर, और x बराबर 6λ/4 यानी कि 3λ/2 वाले कण के लिए kx बराबर 6π/2 यानी कि 3π। हाँ जी, साइन 3π बराबर साइन 2π प्लस पाई यानी कि साइन पाई यानी कि साइन 180 यानी कि 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0। चेक करो यही हो रहा है क्या? ये पूरा नहीं दिखाई देगा क्या? थोड़ा सा उसको जूम आउट कर ले, घुमा के 50 mm से कम कर ले। आगे लेंस है ना, लेंस, उसको 50 mm से कम कर ले। आगे ना। अब आप देखो सही है क्या? x बराबर 0 वाला कण y बराबर 0 पर है, x बराबर λ/4 वाला कण y बराबर a पर है, λ/2 वाला कण 0 पर, λ/2 वाला कण 0 पर है, 3λ/4 वाला कण माइनस a पर, 3λ/4 वाला कण माइनस a पर है। सारी वही वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही? आप देखो, अब इधर कर ले। आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो ऊर्जा यहां थी वो यहां पे संचित होकर पहुंच गई, और जो यहां थी वो यहां पर पहुंच गई। जो ऊर्जा यहां थी वो संचित होकर यहां पहुंच गई, और जो ऊर्जा यहां थी वो संचित होकर यहां पहुंच गई। बताओ ये तरंग संचरण पर परफेक्ट तरंग संचरण है कि नहीं है? क्या तरंग संचरण को दर्शा रही है कि नहीं दर्शा रही? यस। इसका मतलब ये समीकरण तरंग संचरण की समीकरण है। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या सबको? यस, ओके, थैंक यू।